नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए रुक करते आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वच्छता के महत्व को लेकर एक विशेष अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार स्वच्छता को लेकर एक व्यापक अभियान चला रही है और हम इस बार की चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों से विशेष रूप से अनुरोध करेंगे कि वे स्वच्छता का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि अपने सभी शहरों, निकायों और पालिकाओं को स्वच्छ बनाए, साथ ही छोटी छोटी ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को भी स्वच्छ बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड तीर्थाटन और पर्यटन का राज्य है। हम स्वच्छता को लेकर पूरा अभियान चला रहे हैं और इस बार की जो हमारी चारधाम यात्रा है, उस चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखें। हम अपने सारे शहरों को स्वच्छ बनाएं, निकायों को स्वच्छ बनाएं, पालिकाओं को स्वच्छ बनाएं। हर हमारी जो छोटे से सुस्तान ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनको भी स्वच्छ बनाएं, क्योंकि हमारा राज्य तीर्थाटन का राज्य है, हमारा राज्य पर्यटन का राज्य है। पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। एक अच्छा संदेश लेकर जाएं। हर एक उत्तराखंड वासी इस दिशा में काम करेगा। ये हम लोग मिलकर जो है इसको स्वच्छ और पारदर्शी बनाएंगे। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार लगातार तैयारियों में जुटी है। इस यात्रा को ध्यान में रखकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी से अपील की है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि धार्मिक स्थलों पर मर्यादा के साथ आए। सीएम धामी ने कहा, चारधाम यात्रा पुण्य का काम है और सभी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को यात्रा के नियमों का पालन भी करना चाहिए और अगर ऐसा कोई मामला आता है जिसमें नियमों का उल्लंघन किया गया हो तो सीएम के मुताबिक उसका संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। प्रकार की जो भी घटनाएं आएंगी तो उस पर जरूर संज्ञान लिया जाएगा और हमारा तो सबसे ये कहना है कि चारधाम यात्रा बहुत ही पुण्य और धर्म की यात्रा है। उस यात्रा के जो नियम हैं, सभी को उस यात्रा के नियमों का पालन करना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चैत्र प्रतिपदा के दिन चंपावत जिले में टनकपुर स्थित मां पूर्णागिरि धाम में प्रसिद्ध पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर एवं फीता काटकर मेले की शुरुआत की। इस अवसर पर स्थानीय जनता और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मेला 15 मार्च से 15 जून तक आयोजित किया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 30 से 40 श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। तो वहीं सीएम ने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि पूर्णागिरि मेला भविष्य में वर्ष भर संचालित किया जाएगा। शुभारंभ हो गया है। आने वाले सभी भक्तगण एक प्रकार से दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हो, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने, वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराही का स्थान हो, रणकुटी मैया का स्थान है, बयानुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है। ऐसे स्थानों की भी यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। तो इस प्रकार के सर्किट बनाने पर भी हम विचार कर रहे हैं और मेला केवल 3 महीने का मेला न होकर आने वाले समय में पूरे साल भर का मेला हो, साल भर यहाँ यात्रा चले, उस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक सरकार के तहत मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को मंजूरी दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने अपने बजट में मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण देने की घोषणा की है। नौकरी में तो ये समझ आता था, लेकिन अब
सरकारी ठेकों में भी आरक्षण दिया जा रहा है, जो बहुत ही चिंताजनक है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में अपने बजट में 4% आरक्षण की घोषणा की थी, जो मुस्लिम समुदाय के ठेकेदारों को मिलेगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से मुस्लिम समुदाय को व्यावसायिक अवसरों में समान अवसर मिलेगा और वे सरकारी ठेकों में भी भागीदार बन सकेंगे। हालांकि बीजेपी और विपक्षी दलों के इस फैसले को लेकर तीखी आलोचना की है। In the budget has publicly announced a 4% reservation for Muslims in government contracts. कर्नाटका सरकार ने अपने बजट में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। अभी तक नौकरी तक समझते थे, अब सरकारी ठेकों में भी रिजर्वेशन हो रहा है और उसमें भी सीधा मुस्लिम्स के लिए 4%। कल देश ने शांति से होली मनाया। तमाम आशंकाओं के बावजूद क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान प्रेम और सौहार्द में होली मनी और हिंदू और मुसलमानों ने एक नए एका का परिचय भी दिया, सद्भाव का परिचय दिया। और ठीक वैसे समय कम्युनल पॉलिटिक्स और वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक नया आयाम दिया जा रहा है। उत्तराखंड में होली के पर्व के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टी संगठन के मुताबिक धामी सरकार ने 4 नए कैबिनेट मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। वहीं 1-2 मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है, जो उम्र या विवादों के कारण पद से हटा सकते हैं। नए कैबिनेट मंत्रियों के चयन पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जब सवाल पूछा गया कि क्या वह कैबिनेट मंत्री बनने के इच्छुक हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब दिया कि वह इस चर्चा से बाहर है। कहा कि जो भी जिम्मेदारी पार्टी सौंपेगी उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने के लिए तैयार हूं। देखिए, मैं उन चर्चाओं से बाहर हूं और मैं ये मानता हूं कि पिछले 39 साल के मेरे पार्टी के जो मेरा कैरियर है, जो मैं एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूं, इस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। मैं 6 चुनाव पार्टी ने मुझे लड़ाए, 6 के 6 चुनाव मैंने जीते हैं। बड़ा मान सम्मान पार्टी ने मुझे दिया है। तो वहीं बीजेपी में धामी कैबिनेट के विस्तार की प्रक्रिया जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बीजेपी और संगठन के सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड की धामी कैबिनेट के जल्द ही विस्तार होने की संभावना है। पार्टी में विधायकों की मंत्री पद के लिए उत्साह बढ़ा हुआ है और तमाम बीजेपी विधायक इस अवसर का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार धामी कैबिनेट में 2 मंत्रियों की छुट्टी और 4 नए मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। इसके साथ ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से 2-2 मंत्रियों की एंट्री हो सकती है। एक कार्यकर्ता हूं, जिस तरह का आदेश करेंगे उसका निर्वहन करूंगा और पार्टी ने मुझे यहां तक पहुंचाने का काम किया, मैं इसी में खुश हूं। खबर अल्मोड़ा से है, जहां आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के तहत जनपद में मतदाता सूची का संशोधन किया गया। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश साशनी ने जानकारी दी कि आगामी पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए निर्वाचक नामावलियों और 22 मार्च 2025 तक संशोधित किया जाएगा। ये रहेगा कि आजकल आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे गांव में बहुत सारी खुली बैठकें हो रही हैं, क्योंकि हमारी पंचायत जो चुनाव आने वाले हैं उसकी निर्वाचन की जो हमारी इलेक्टोरल रोल्स हैं वो फाइनलाइज हो रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़कर हमारे इन इलेक्टोरल रोल्स के लिए जो डिस्कशंस में खुली बैठकें हो रही है उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा एंड अपने ऑब्जेक्शंस, अपने नेम करेक्शंस और इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप जरूर उन्हें हमें प्रॉपर अपने एप्लीकेशन फॉर्मेट में दीजिएगा, सो दैट हम चाहते हैं कि सभी लोग, जितने भी हमारे अल्मोड़ा की जनता है, इसमें उनका नाम सही रहे और अगर कोई त्रुटि होती है तो वो त्रुटि ठीक हो जाए।
तो मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग खुली बैठकों में जितनी भी हमारी बैठकें हो रही है उसमें प्रतिभाग कीजिएगा। एंड अगर कोई और इशू भी रहता है तो आप लोग हमारे ब्लॉक ऑफिसेज में भी जा सकते हैं जिनकी पांडुलिपियां पड़ी हैं, और अपने गांव के या कोई भी इशू हो उनको देख सकते हैं पांडुलिपियों को, और अपने इश्यूज को नोट करा सकते हैं, ताकि हम इस कार्यक्रम को और जो हमारे इलेक्टोरल रोल है उसको बहुत क्लीन बना सके। वहीं अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध चितई गोलू मंदिर में होली के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से लोग यहां आकर अपनी मनोकामनाओं के लिए गोलू देवता से प्रार्थना कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि गोलू देवता को गौर भैरव के रूप में भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ये मंदिर अपनी तांबे और घंटियों के लिए पहचाना जाता है जो परिसर में लटकी हुई हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार गोलू देवता न्याय के देवता माने जाते हैं और कानूनी मामलों में उनकी पूजा करने से समस्याएं हल होती हैं। काफ़ी अच्छा लगा। लोग यहाँ पे आते हैं, घंटी बांधते हैं अपनी जो है विशेष को पूरा करने के लिए। न्याय देवता गोलू जी को न्याय के देवता बोला जाता है। यहाँ आके लोगों की अपनी मनोकामनाएं पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने के बाद यहाँ घंटियाँ चढ़ाई जाती है। जैसा कि आज होली का पर्व है तो आज यहाँ बहुत ज़्यादा पर्यटक आए हैं बाहर से और अपनी अपनी मनोकामनाएँ मांग रहे हैं। कुछ लोग बॉम्बे से भी आए थे आज और अपनी मनोकामनाएं लिख के यहाँ घंटी टांग रहे हैं। 20 साल पहले भी आई थी और मैंने यहाँ पे अपनी एक मन्नत रखी थी, वो मेरी पूरी हो गई और मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार फिर आऊँ और देवी माँ से, देवता जी से कुछ मैं फिर से मांगूँ, और मैं फिर से मांग के जा रही हूँ और उम्मीद है कि भगवान मुझे ज़रूर देंगे। देश भर के साथ साथ उत्तराखंड के पौड़ी में भी प्रेम और भाईचारे के त्योहार होली भी धूम रही। तो वहीं मुख्यालय पौड़ी में लोगों ने एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दी और इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। शहर में प्रमुख स्थानों पर जैसे एजेंसी चौक, धारा रोड, माल रोड, सर्किट हाउस समेत सभी वार्डों में होली के रंगों में रंगे हुए लोग नजर आए। इन स्थानों पर होली के गीतों की आवाजें गूंज रही थी और बच्चे पिचकारी और गुब्बारों के साथ पानी से होली खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं तो ये चाहूँगा कि मतलब एंजॉय करें, थोड़ा सा अपने नशे से थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा दूर रखें। और त्योहार है, त्योहार में तो ये है कि मस्ती होनी चाहिए, अपने खाओ और मौज करो, और ये जो जंगल का कंसेप्ट है इसको कम से कम इसको दूर रखो इससे। ये तो पौड़ी तो पहले से ही बहुत शांतिप्रिय नगरी रही है। मुझे याद नहीं कि कभी यहाँ कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ हो जिससे कि हमें कोई दिक्कत हुई हो। लोग आगे यहाँ बहुत शांतिप्रिय तरीके से अपना त्यौहार मनाते हैं और सब लोगों का एक भाईचारा है बना हुआ है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की कोई कम्युनिटी या अन्य चीज़ें यहाँ पे नहीं है। ये आपको जैसे दिया होगा, हम यहाँ सब अपनी फैमिली के साथ होली खेल रहे हैं और मैं आने वाली जनरेशन को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप कलर से होली खेलिए और ये शराब वगैरह इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कलर से होली खेलिए और अच्छे से खेलिए अपनी फैमिली के साथ। पत्रकार महोदय, मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ इस होली के पावन पर्व पर। और निश्चित रूप से जो आपने एक प्रश्न पूछा है तो हम ये कहना चाहेंगे कि होली हमारा एक पारंपरिक त्यौहार है और भारतीय सभ्यता के अनुसार ये बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पौड़ी की जनता जिस तरह से होली भी मना रही है और सब लोग भाईचारे का एक मैसेज भी आपको पुटअप कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से होना चाहिए। और मैं सभी भारतवासियों को और पौड़ी की जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि अपनी लोकल भाषा में ऐसे जैसे हम आज होली का त्यौहार मना रहे हैं अपने इधर अपने शहर में पौड़ी में, तो ऐसा है कि अपने जो कल्चर है, अपने गढ़वाली गाने हैं, तो उसमें एक वो होता है कि फील होता है इसमें, मतलब सब हमारे साथ बुजुर्ग हो, जवानों, सब अपने साथ वो कर लेते हैं। मतलब अगर ये कि हम हिंदी गानों में करेंगे तो वो थोड़ा फील नहीं आता है। और यहाँ हम सब मतलब हमारे साथ बुजुर्ग है सब है, तो हम मतलब एक साथ शांतिपूर्वक यहाँ होली मना रहे हैं। मतलब ऐसे कुछ वो नहीं है किसी को कि बदतमीजी हो रही है, कुछ नहीं, अपना आराम से अपने उधर हम सब के सब अच्छे से अपना शांतिपूर्वक वो कर रहे हैं। बच्चे हम सब है अच्छे रंगों से, मतलब ऐसे कुछ नहीं कि एलर्जी है, कुछ नहीं, सब अच्छे से मतलब यहाँ अपना देखिए आपकी बहुत अच्छे से मना रहे हैं, अपना अच्छे से मतलब मजे कर रहे हैं। तो वहीं चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है
और इस साल यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए लगभग 18,000 गाड़ियां उपलब्ध रहेंगी, जो तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करेंगी। तो सुनील शर्मा ने यह भी बताया कि विभाग टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहा है ताकि यात्रियों को हर संभव सहूलियत और सुरक्षा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इंफॉर्मेशन है। जो भी बिना ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड के आएगा उसको चारधाम यात्रा पर नहीं जाने दिया जाएगा और चालान भी किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इसके लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से और पेपर के माध्यम से डूज एंड डोंट, क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में सबको सूचना दी जा रही है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो चारधाम यात्रा 2025 है बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो, यात्रियों लोग प्रसन्न भी रहें और कंफर्टेबल यात्रा उनको सही दामों पर कराई जा सके। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत क्लस्टर विद्यालय योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को जोड़कर एक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पहले चरण में रुद्रप्रयाग के 3 विद्यालयों को क्लस्टर विद्यालय बनाने के लिए 7.48 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा राज्य की सांस्कृतिक विरासत और महान विभूतियों के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी घोषणा की गई थी और माननीय मंत्री जी ने भी इसकी लगातार समीक्षा की थी और इसमें प्रदेश के समस्त जिलों के हम लोगों ने विषय विशेषज्ञ सम्मिलित करते हुए हमारी विरासत नाम से एक पुस्तक तैयार कराई है। उसमें जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन का इतिहास है उसके साथ ही साथ जो उत्तराखंड की संस्कृति है, तो यहाँ के लोक पर्व हैं, लोक गीत हैं, लोक परिधान हैं, या जो भी हमारी इस तरह की लोक कहानियाँ हैं, वो सभी को समेटते हुए हम लोगों ने पुस्तिका तैयार की है। और हर हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो अनेक पहलू हैं, उन पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया गया है ताकि जो आने वाली पीढ़ी है वो उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जाने, आगे आंदोलन के इतिहास के बारे में जाने, अपनी सभ्यता और संस्कृति से परिचित हो सके। और उसको माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है, मिल गई है। अब उसको तो वहीं समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में हो रहे विकास के साथ साइबर अपराधों का दायरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। उत्तराखंड में साइबर अपराधों को से निपटने के लिए 2 साइबर थाने देहरादून और रुद्रपुर में स्थापित किए गए, जहां पिछले साल 100 से अधिक FIR दर्ज की गई हैं। साइबर थाना देहरादून ने CO अंकुश मिश्रा ने बताया कि साइबर अपराधों के त्वरित कार्यवाही करते हुए अब तक आम जनता के 28 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इन अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है, जिनकी संख्या 100 से अधिक है। तो वहीं ऋषिकेश में भल्ला फार्म में एक पूर्व सैनिक पर हुआ जानलेवा हमले का CCTV फुटेज आया सामने। कार्यवाही की मांग की जा रही है। वहीं श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत भल्ला फार्म में एक पूर्व सैनिक पर जानलेवा हमला हुआ। कुछ लोगों ने धारदार हथियार से पूर्व सैनिक के सिर पर वार कर उसको घायल कर दिया। पूर्व सैनिक की पत्नी ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। हमले की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। वहीं महिला ने पुलिस से जल्द कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। तो वहीं पश्चिमी पिंडर रेंज नारायण बगड़ में आदि बद्री के पास एक होटल में आपको बताते चले गलियारे में एक घायल गुलदार के होने की सूचना मिली है।
जिसके लिए तत्काल पश्चिमी पिंडर रेंज, नारायण बगड़ एवं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग की QRT टीम के तहत एक संयुक्त रेस्क्यू मिशन चलाकर कड़ी मेहनत के बाद सफलतापूर्वक घायल गुलदार को रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार करने के लिए मौके पर भेजा गया। वहीं गहन उपचार हेतु चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर हरिद्वार भेजा गया है। वहीं इस मामले में पश्चिम पिंडर रेंज बद्रीनाथ वन विभाग ने वन क्षेत्र अधिकारी अखिलेश भट्ट ने जानकारी दी है कि फिलहाल ये मामूली नहीं हो पाया, लेकिन गुलदार आपसी संघर्ष में घायल हुआ है या किसी वाहन आदि की चपेट में आने के कारण चोटिल हुआ है। तो वहीं बहादुराबाद क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ के पास एक बड़ा हादसा हुआ, जब एक स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर के नीचे गिर गई। इस हादसे से कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक समेत सभी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। तो वहीं चक्राता के लोगने क्षेत्र में एक ऑटो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि लोखंडी क्षेत्र में बुंदेल गुफा रोड पर एक कार 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। सूचना पर SDRF ने मुख्य आरक्षी राकेश कुमार के नेतृत्व में SDRF की टीम अपने रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तो वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में गुनेडी के पास एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को गंभीर घायल अवस्था में रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया। पुलिस के अनुसार कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई। घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।